नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और छायावाद का अध्ययन किया था। आधुनिक काल के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग को देखा था। आज की क्लास में हम प्रगतिवाद को देखेंगे। समय सीमा है इसकी 1936 से 1943 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। बात करें इस प्रगतिवाद शब्द की तो इसका अर्थ क्या होता है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का अर्थ है वह विचारधारा जो शोषितों की प्रगति और उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर चली, उसे प्रगतिवाद का नाम दिया गया था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 ईस्वी में E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुआ था। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुई थी और भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने लखनऊ में की थी। प्रगतिवाद की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा, जैसे कि एक रामविलास शर्मा की परिभाषा है, प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। उसके अलावा एक और परिभाषा है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की, यह पूछी जा चुकी है परीक्षा में। कहते हैं कि दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवादी है। यह गणपति चंद्रगुप्त का कथन है, यह प्रगतिवाद की परिभाषा इन्होंने दी है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी से माना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। अभी हमने देखा गणपति चंद्रगुप्त का यह कथन भी था। प्रगतिवाद की ओर झुकाव सबसे पहले उन्हीं कवियों का हुआ जो छायावाद के स्तंभ थे और इनमें भी सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत थे। 1936 ईस्वी में पंत जी ने युगांत रचना की और इसी के द्वारा छायावादी युग के अंत की घोषणा कर दी गई थी। युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है और इनकी ग्राम्या भी इसी ढंग की रचना है, यानी प्रगतिवादी रचना है। पंत जी ने अपने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए रूपाभ नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। निराला जी की रचनाओं में प्रगतिशील स्वर आरंभ से ही विद्यमान था, जैसे कि इनकी रचना कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, डिप्टी साहब आ गए, भिक्षुक, वन बेला आदि कविताओं में उनका यह मानवतावादी पक्ष उभर कर सामने आया है। इसके अलावा निराला जी की कविता विधवा व तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं में सर्वहारा वर्ग की दीनहीन दशा का उल्लेख भी देखने को मिलता है। प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है। इनकी कविताओं को रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, चेक आदि भाषाओं में अनुदित होकर विश्व सम्मान की अधिकारिणी बनने का गौरव प्राप्त है। यानी इनकी केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को रूसी भाषा, जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा और चेक भाषा इत्यादि में अनुदित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल को केन नदी के किनारे घंटों एकांत में बैठना अच्छा लगता था। उसकी कलकल ध्वनि को सुनना और उसमें खो जाना बेहद प्रिय था, इसलिए केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि भी कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कमासीन बादा जिले में हुआ था और निधन इनका सन 2000 ईस्वी में हुआ था। तो जन्म और निधन का वर्ष भी आप लोग याद रखिएगा। इनके उपनाम देखें तो केन के कवि के साथ इनका एक और उपनाम है, इन्हें प्रकृति का कवि भी कहा जाता है और ब्रज भाषा की रचनाओं के लिए यह बालेंदु उपनाम का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। केदार जी ने युग की गंगा में विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्रण खींचा है। इनकी एक रचना है युग की गंगा, कब प्रकाशित हुई थी? 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में अंकित किया है, उन्हीं समस्याओं को केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविताओं में चित्रित किया है। इंपॉर्टेंट है यह तथ्य। यहाँ से प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि किस प्रगतिवादी कवि की कविताओं में प्रेमचंद के कथा साहित्य जैसा समस्या चित्रण देखने को मिलता है। इस तरह से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, यह तथ्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने वाले वियतनाम पर केदार जी ने कविताएं लिखी थी। इसके अलावा कहे केदार खरी खरी इनकी एक रचना है। इसमें इन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को आगाह किया था। इनकी रचनाएं बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे कि युग की गंगा अभी हमने देखा 1947 ईस्वी में थी। नींद के बादल भी इनकी एक रचना है 1947 ईस्वी में ही। लोक और आलोक है 1957 में। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा इनकी एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है गुल मेहंदी, 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
गुल मेहंदी, याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और परीक्षा में पूछी जा सकती है। गुल मेहंदी नाम से कब है? 1978 ईस्वी में। हे मेरी तुम, इनकी तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इन्होंने अपनी पत्नी की याद में लिखा था, 1981 ईस्वी में लिखा था। और कहे किनार खरी खरी, यह रचना कब है? यह है 1983 ईस्वी में। ठीक है, इनके समय को आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला तथ्य है बसंत में पृथ्वी हुई प्रसन्न। कविता में केदार जी प्राकृतिक सौंदर्य से सहृदयता से तल्लीन हुए हैं, उसमें उनकी मिट्टी के साथ जुड़ने की तल्लीनता दिखाई देती है, वह अद्वितीय एवं सराहनीय है। हे मेरी तुम और जमुन जल तुम कविता संग्रह केदार जी ने अपनी पत्नी की याद में लिखा था। फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए केदार जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। यह तथ्य आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। किस रचना के लिए मिला था? अपूर्वा एक रचना है इनकी, इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1986 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रगतिवादी कवियों के जन्म एवं निधन के वर्ष को, ताकि क्रम से लगाने वाले प्रश्न हमारे सही हो। बात करें नागार्जुन की, तो इनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में, निधन हुआ था 1998 ईस्वी में। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ था 1911 में, निधन हुआ था सन 2000 ईस्वी में। त्रिलोचन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1917 में और निधन हुआ था सन 2007 ईस्वी में। रामविलास शर्मा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में और निधन हुआ था 2007 ईस्वी में। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में और निधन हो गया था 1964 ईस्वी में। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 1915 नहीं, 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और निधन 2002 ईस्वी में। रांगे राघव की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1923 में और निधन 1962 ईस्वी में हो गया था। तो इस तरह से ये क्रम से लगाने वाले प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि और लेखक नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, बिहार की ये रहने वाले थे, तरौनी दरभंगा बिहार में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन अभी हमने देखा 1998 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, यह हमने देखा अभी। इसके अलावा इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र था और माता का नाम उमा देवी था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनके कुछ उपनाम थे, इनका एक नाम ढक्कन भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस कवि का एक नाम ढक्कन भी है, तो वो है नागार्जुन। यात्री नाम से ये मैथिली में रचनाएं करते थे, इन्हें जन कबीर कहा जाता है, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है, आधुनिक कबीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि हैं ये, स्वतंत्र चेता कवि हैं, राजनीतिक कवि हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रगतिवाद में हमारे लिए। प्रथम कविता की बात करें तो इनकी प्रथम कविता थी मिथिला नाम से, जो कि मैथिली भाषा में थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इनकी प्रथम कविता का नाम था मिथिला और भाषा मैथिली थी। 1929 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। अगर बात करें खड़ी बोली में प्रथम कविता इनकी, तो खड़ी बोली में प्रथम कविता थी इनकी राम के प्रति। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, इनकी खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता राम के प्रति 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी विश्व बंधु पत्रिका में। ठीक है, और इनका प्रथम काव्य संग्रह युगधारा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनका युगधारा नागार्जुन का प्रारंभिक काव्य संकलन है, यानी प्रथम काव्य संकलन है इनका युगधारा, 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था यह। ठीक है, भारत में ब्रिटेन की महारानी के आगमन पर स्वागत की धूमधाम देखकर नागार्जुन ने कहा था कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की। यह खुशी में इन्होंने नहीं कहा है, दुख में कहा है, विरोध में कहा है। ठीक है, नागार्जुन ने अधिकांश कविताओं में सर्वहारा वर्ग की कठिनाइयों और पीड़ाओं को शब्दबद्ध किया है। सिंदूर तिलकुभाल नागार्जुन की श्रेष्ठ प्रणय परक कविता मानी जाती है। भस्मांकुर कविता में नागार्जुन ने काम को जिजीविषा के उत्स और सृष्टि के मूल रूप में व्यक्त किया है। इस कविता में नागार्जुन ने शिव और पार्वती के संबंधों को सहज और मानवीय सामाजिक दृष्टि से देखा है। भस्मांकुर के बारे में एक तथ्य और याद रखिएगा कि यह खंड काव्य है, बरवे छंद में लिखित है। ठीक है, भस्मांकुर कविता बरवे छंद में है, खंड काव्य है, 1971 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है।
अगला तथ्य देखते हैं, भस्मांकुर श्रृंगार की पीठिका पर करुण रस को व्यंजित करने वाली रचना है। इसमें वर्वे छंद का प्रयोग हुआ है। व्यंग्य की जितनी प्रखरता नागार्जुन के काव्य में है, उतनी उनके समकालीन किसी कवि की कविताओं में देखने को नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर त्रिलोचन आए उससे पहले थोड़ा सा और हम नागार्जुन के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे। नागार्जुन को इनके जीवन काल में बहुत से पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए थे। इन्हें 1968 ईस्वी में, याद रखिएगा 1968 ईस्वी में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैथिली भाषा में यह रचना थी। इसके अलावा 1988 ईस्वी में इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया था। उसके अलावा 1993 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया था और बिहार सरकार द्वारा 1993 ईस्वी में ही राजेंद्र शिक्षा सम्मान भी दिया गया था। यह इनके पुरस्कार थे। आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य हम देखेंगे त्रिलोचन के बारे में। त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। अभी हमने पीछा देखा 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खिरानी पट्टी सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था और 2007 में इनका निधन हो गया था। इनके कुछ उपनाम हैं। इन्हें धरती का कवि कहा जाता है, अवध का किसान कवि कहा जाता है, औसत भारतीयता का कवि भी कहा जाता है। त्रिलोचन के काव्य में ग्रामीणों और गांवों की समस्याएं, धर्म, ईश्वर के प्रति वे अंध श्रद्धा नहीं रखते, अपने तेवर और विचारों से प्रगतिशील, प्रगतिवादी प्रतीत होते हैं। त्रिलोचन ने सोनेट रचना के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। इनके सोनेटों में मधुरता देखने को मिलती है। हालांकि हिंदी में अगर देखें, सोनेट छंद सबसे ज्यादा इन्होंने ही प्रयोग किए हैं। त्रिलोचन ने रोला, कुंडलिया, बरवे आदि पुराने छंदों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने मुक्त छंदों का भी सृजन किया है। बात करें रागीय राघव की कविताओं में समाजवादी चिंतन और सामाजिक चेतना की शक्ति है। राह के दीपक की कविताओं में योगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का अंकन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रगतिवादी कवियों में सोमंगल सिंह सुमन ने गीतों की भी रचना की और लंबी कविताएं भी लिखी। सोमंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। कहीं कहीं पर 15 भी मिलता है। जगहपुर उन्नाव में हुआ था। निधन सन 2002 ईस्वी में हुआ था। अभी हमने देखा। इनके प्रथम काव्य संकलन की बात करें तो वह है हिल्लोल। सोमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संकलन है हिल्लोल। कब प्रकाशित हुआ था? 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चर्चित कविताएं इनकी रही हैं मेरे पावन मेरे पुनीत, आज तो मुझमें जवानी, कलकत्ते का अकाल, चल रही उसकी कुदाली इत्यादि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं रही हैं। एशिया जाग उठा है, जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी, प्रलय सृजन आदि कविताओं में पूंजीपतियों का शोषक नीति की निंदा की है और दीन दुखियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात करें तो यह प्रख्यात प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी कविताओं में सादगी, वेग और सजगता का सौंदर्य है। रामविलास शर्मा की प्रथम कविता का नाम है आशा। याद रखिएगा, इनकी प्रथम कविता का नाम है आशा। 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो यह थी एक छोटी सी क्लास, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। कल हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रगतिवाद से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण, उनके प्रश्नों को कल हम हल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।